नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मॉडल पेपर फर्स्ट लेके आया हूं। दोस्तों मैं आप 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए 4 मॉडल पेपर लेके आऊँगा। और दोस्तों, ये चारों मॉडल पेपर मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ब्लूप्रिंट मैंने खुद बनाई है। और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि दोस्तों आपने ये 4 वीडियो मेरे देख लिए, 4 मॉडल पेपर आपने हल कर लिए पूरे, तो दोस्तों आपके 80 में से 80 अंक कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये चारों मॉडल पेपरों से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन इनमें से ही मिलेंगे, तो आपको एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है। 4 मॉडल पेपर है। आज ये पहला मॉडल पेपर है, ये देखना है और इनको हल करना है, याद करना है क्वेश्चन को। और आपके समझ में नहीं आए तो मैंने वीडियो डाल रखे हैं चैप्टर के, वो आप देख सकते हो। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर फर्स्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न यहाँ 1 अंक का है। दोस्तों देखिए, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है, अर्थात मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ये अपनी ऑक्सीजन को कोशिकाओं और ऊतकों तक लेके जाता है। ये ऑक्सीजन से संयोग करके HbO2 बनाता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, अर्थात दोस्तों यहाँ ऊर्जा मुद्रा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऊर्जा मुद्रा। अगर वो पूछता ऊर्जा घर तो अपना आंसर क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो पूछ रहा है ऊर्जा मुद्रा। जैसे हमें कोई भी चीज़ लानी होती है तो पैसे देते हैं, तो उसी प्रकार अपने क्या पूछ रहा है? ऊर्जा मुद्रा। अपने शरीर को ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है ATP के रूप में। किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में। और ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है, उस बिंदु को कहते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस है, जैसे ये अपना उत्तल लेंस है और इसके किस बिंदु पर प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है? तो जब हमने प्रकाश का अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने देखा था प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से जो किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है, तो हमारा आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर को मापने का यंत्र है। दोस्तों इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी होगा। चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, उसके ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं, R समानुपाती L/A। यहाँ L लंबाई है और A अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। दोस्तों, तो चालक तार है जो ताप पर भी निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, तीनों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? मोटर है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों यहाँ देखिए Fe एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, Fe एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जो एल्यूमिनियम है ये Fe को विस्थापित कर रहा है, Al2O3 बना रहा है। इसका अर्थ ये अपनी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एंट एसिड। क्या होगा? एंट एसिड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं गैस प्राप्त होती है जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का कार्य है? तो दोस्तों इंसुलिन का कार्य है रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना इंसुलिन का कार्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है दोस्तों। नर में खाली स्थान हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली स्थान से सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। देखिए अगला क्वेश्चन, कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन के उदाहरण हैं। तो आंसर आएगा जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के। अगला देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा वाट। क्या होगा? वाट। देखिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का खाली स्थान भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों अति लघुत्तरात्मक भी आपके 1 अंक का क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस की pH कितनी होती है? तो दोस्तों जठर रस की pH होती है 1.2। कितनी होती है? 1.2। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संश्लेषित सूचकों का नाम बताइए। तो दोस्तों 2 संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज और फिनालेप्थेलिन। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन
CFC का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे CFC का नाम पूछे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और किस में होता है इसका उपयोग? रेफ्रिजरेटर में। देखिए अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो दोस्तों गंगा नदी पर टिहरी बांध बना हुआ। कौन सा बांध? टिहरी बांध। देखिए अगले वाला क्वेश्चन, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है? तो दोस्तों हमने देखते हैं कि जो चुंबकीय ध्रुव होता है N और S, चुंबकीय रेखाएं N से S की तरफ जाती है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि जब ये एक दूसरे को काटेगी तो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं अपने को दिखाई देगी। तो इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ काटा तो इधर की स्पर्शरेखा इधर होगी, इधर की इधर होगी, तो दो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होगी, जो ऐसा संभव नहीं है। तो आप ये नहीं काटती है आपस में। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है? तो दोस्तों रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य द्वार कोशिकाओं का है। किसका है? द्वार कोशिकाओं का। देखिए अगला क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है? तो उस जीवाणु का नाम है कोलीफॉर्म जीवाणु। क्या नाम है? कोलीफॉर्म जीवाणु दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, किस क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों जब हम किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, तो उस समय तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध को जोड़ने पर उसका मान सर्वाधिक होता है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 तक। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो दोस्तों प्रभावी लक्षण वह है जो F1PD में प्रकट होता है और अप्रभावी है जो F1PD में प्रकट नहीं होता है। तो जब अपन बौने पौधे और लंबे पौधे के बीच में संकरण करवाते हैं तो लंबा पौधा का जो गुण है वो F1PD में प्रकट होता है, तो वह प्रभावी लक्षण है, और जो बौना पौधा वो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी है। देखिए जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1PD में प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण, एवं जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए इसको उदाहरण से, ये हमारे लंबा पौधा है, ये हमारे बौना पौधा है, तो हमको फर्स्ट पीढ़ी में सभी पौधे टी सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो लंबापन है वो F1PD में प्रकट हो गया, तो लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। जबकि जो बौनापन है वो प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए वो कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। जब देखिए अगला क्वेश्चन, एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो दोस्तों एक संकर में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप है 3:1, जबकि द्विसंकर प्रारूप में फिनोटाइप लक्षण प्रारूप है
9:3:3:1। यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन, कहाँ जोड़ रहे हैं अपन, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित कर रहे हैं, तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/R P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1, R2, R3 के मान अपने को दे रखे हैं 2, 3 और 6। तो यहाँ रख दिए, लस लिया 6 का, हल किया तो 6/6, अर्थात हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 ओम। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो दोस्तों हमको ओम का नियम ज्ञात करना है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में जो तार है उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों देखिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R हमारे एक नियंतांक आ जाएगा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा V = IR। V = IR अपना ओम का नियम कहलाता है दोस्तों। जहाँ R नियंतांक है इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। और दोस्तों R नियंतांक है, इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रा है ओम। क्या है, ओम। देखिए अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस नियम के देखो दोस्तों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कैसा है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, यदि अपनी जो मध्यमा है वो हमारी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा बताएं और तर्जनी अपनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं, तो अपना अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। देखिए, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए। यदि तर्जनी अपने अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी कहलाती है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएं, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। ये रहा अपना अंगूठा, ये रही अपनी तर्जनी, ये रही अपनी मध्यमा। या तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बता रही है। तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। इसे ही हम फ्लेमिंग का नियम कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? अभिक्रिया ZnO + C Zn + CO में किस पदार्थ का उपचयन एवं किसका अपचयन हो रहा है दोस्तों? तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ तो अपचयित हो और एक पदार्थ उपचयित हो, अर्थात दोनों अभिक्रिया साथ साथ में चलती हो। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित एवं दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन, और ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। उपचयन एवं अपचयन से क्या तात्पर्य है? उपचयन एवं अपचयन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जब किसी विक्रिया में
ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो उसे कहेंगे उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसे कहेंगे अपचयन। देखिए परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के निकलने को उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके विपरीत किसी भी क्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन व हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है दोस्तों। तो बिल्कुल विपरीत है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले धातु की अम्ल से विक्रिया हो रही है। तो दोस्तों जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डालने पर H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब ये कह रहा है आयरन की H2SO4 के साथ में विक्रिया बताओ। तो ये ले लिया आयरन Fe प्लस H2SO4। तो Fe अधिक अभिक्रियाशील है तो FeH2 को बाहर निकाल देगा और FeSO4 का लवण बना लेगा, अर्थात हमारे यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है दोस्तों। तो जब धातु की और अम्ल की विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी अर्थात ऐसे कुछ ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, जिनकी हम अभिक्रिया चाहे अम्ल से करें चाहे क्षार से करें लवण तथा जल बनते हैं। दोनों ही स्थितियों में इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोस्तों। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीन वे अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो गुणों को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं और ये डीएनए में पाए जाते हैं। देखिए परिभाषा, यह वे अनुवांशिक कारक होते हैं जिनके द्वारा गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, ये डीएनए में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में अंतर लिखो। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम भी कहते हैं इसको, समांतर क्रम को। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है तथा प्रतिरोध के शुरू व विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों जो श्रेणी क्रम संयोजन में उसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान समान होगा, I हमेशा समान होगा और विभवांतर इसमें हमेशा अलग अलग होगा। और जो समांतर क्रम संयोजन है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, अर्थात इसमें समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी तथा विभवांतर का मान समान होता है दोस्तों। तो दोनों में यही अंतर है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। तो दोस्तों जो वायुमंडल होती है उसमें ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों ओजोन का निर्माण सबसे पहले मैं बताऊं ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? ऑक्सीजन से। तो जब उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ऑक्सीजन से टकराती है तो वो ऑक्सीजन का विघटन कर देती है O परमाणु में, और फिर ये स्वतंत्र हो जाते हैं ऑक्सीजन परमाणु, और सभी ऑक्सीजन परमाणु मिलकर फिर O3 का निर्माण करते हैं जिसे हम ओजोन कहते हैं दोस्तों। और ओजोन का उपयोग हमने देख ही लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु से ओजोन बनती है, अर्थात जो पराबैंगनी किरणें हैं वे O2 को विघटित करके O स्वतंत्र परमाणु बनाती है और फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन। देखिए उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं, और ये O परमाणु
ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। देखिए विक्रिया। O2 ऑक्सीजन है, तो ये सूर्य के प्रकाश की किरणें, पराबैंगनी किरणें यूवी, इनकी उपस्थिति में O और O में ये विघटित हो जाएगी। फिर ये ऑक्सीजन स्वतंत्र परमाणु मिलकर एक ओजोन गैस का निर्माण करेंगे, O3 का निर्माण करेंगे दोस्तों। अब देखिए अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, तो दोस्तों अमीबा जो होता है वो अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और इसमें खाद्यदानी होती है। देखिए सबसे पहले अमीबा का केंद्र कैसा होता है और यह माने कोई खाद्य कण है। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा होता है उसकी कोशिकीय सतह में अंगुली की समान रचनाएं होती है जिन्हें हम कूटपाद या पादप कहते हैं। ये सबसे पहले भोजन के कण को उसके बीच में ले लेता है। देखिए यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। ये जो कूटपाद होते हैं ये भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। बिल्कुल उस भोजन के कण को बिल्कुल घेर लेंगे और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाएंगे। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये जो खाद्य रिक्तिका होती है यहाँ पर जटिल पदार्थों का विघटन किया जाता है और उनको सरल पदार्थ में विघटित किया जाता है और फिर वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। और जो अवशिष्ट बचता है, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और कोशिका से बाहर निकलने लगता है। अर्थात जब कोई भी भोजन का कण अमीबा के पास में आएगा तो सबसे पहले ये इनके जो अंगुली के समान कूटपाद होते हैं, पादप होते हैं, उनके द्वारा भोजन को घेर लेंगे और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करेंगे। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में भोजन के कण विघटित हो जाएंगे और वहाँ से जो बचे हुए पदार्थ वो तो कोशिका द्रव्य में मिल जाएंगे और जो अपचित पदार्थ है वो कोशिका भित्ति से सतह से वापस बाहर निकाल दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों जो क्वेश्चन है ये दीर्घ लघुत्रात्मक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, 3 अंक की क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय नाम से स्पष्ट है, जो वायु की उपस्थिति में हो अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। अवायवीय जो वायु की अनुपस्थिति में हो अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए अवायवीय श्वसन और वायु श्वसन में अंतर। पहला है अवायवीय श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है। जो वायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है जबकि जो अवायवीय श्वसन है वो केवल जीव द्रव्य में ही पूरा हो जाता है। वायवीय श्वसन में जल तथा CO2 बनते हैं। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जल तथा CO2 बनते हैं जबकि जो अवायवीय श्वसन है इसमें CO2 और एथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। वायवीय श्वसन सभी श्वास लेने वाले श्वसन क्रिया करने वाले जीवधारी में होता है जबकि अवायवीय श्वसन केवल बैक्टीरिया और जीवाणु में ही होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समजात तथा समरूप अंग किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट समजात अर्थात इनकी उत्पत्ति और रचना समान है परंतु कार्य अलग अलग है। समरूप इनके काम तो समान है लेकिन अंग की उत्पत्ति अलग अलग हुई है। देखिए पहला समजात अंग, वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो समजात अंग कहलाता है। अर्थात जो समजात अंग होते हैं इनका कार्य तो होता है अलग अलग
लेकिन इनकी उत्पत्ति और इनकी जो संरचना है वो समान होती है। जैसे मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा भी नाखून ही है और मनुष्य की भी नाखून ही है, लेकिन बिल्ली का पंजा और मनुष्य के नाखून का अलग अलग कार्य है दोस्तों। मेंढक व छिपकली के अग्रपाद। मानव व पक्षी के हाथ। मानव के हाथ अपने काम करने में काम आते हैं और पक्षी के हाथ उड़ने में काम आते हैं। तो कार्य अलग अलग है, लेकिन इनकी संरचना और उत्पत्ति समान है दोस्तों। इन्हें कहते हैं समजात अंग। अब देखते हैं समरूप अंग। इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। वे अंग जिनकी उत्पत्ति, मूलभूत संरचना एवं समान है, भिन्न है, लेकिन कार्य समान है। समरूप अर्थात इनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका कार्य समान है। इन्हें समरूप अंग कहते हैं। चमगादड़ व पक्षी के पंख। चमगादड़ जो पक्षी के पंख है, इनकी उत्पत्ति तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है? उड़ने का काम है। हाथी की सूंड तथा चिंपांजी का हाथ। हाथी की सूंड और चिंपांजी का हाथ की उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, खाना खाना। देखिए अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है कि जब भी कोई चुंबक होती है तो उसके आसपास में माने विद्युत होती है, तो वो एक बल का अनुभव करती है। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए परिभाषा। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोधन किया जा सके उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब भी जैसे अगर हमारे पास चुंबक है और उसके पास में कोई चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। क्यों हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो एक बल का अनुभव कर रही है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है। ये काल्पनिक होती है और एक बंद वक्र का निर्माण करती है। जैसे एन और एस, ये कोई चुंबक है तो एन से एस की तरफ जाएगी चुंबकीय रेखाएं, ऐसे इस तरफ जाएगी, ऐसे। ऐसे एक ये बंद वक्र का निर्माण करती है। अगला गुण क्या है? चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, अर्थात हमेशा चुंबकीय रेखाएं एन से एस की तरफ जाती है। बंद वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। कोई भी बंद वक्र है चुंबकीय रेखाओं का, यदि वहाँ हम कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा, इसके ऊपर स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, तो वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये परस्पर एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, हमने ये पहले ही देख लिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र तो समान होते हैं दोनों में, पुरुष में और स्त्री में, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो अलग होता है। अर्थात जो 22 जोड़े समान होते हैं उनको हम बोलते हैं सम गुणसूत्र, सम क्रोमोसोम। जबकि जो 23वां गुणसूत्र होता है वो अलग होता है दोनों में ही, उसे हम कहते हैं विषम गुणसूत्र, विषम क्रोमोसोम। और दोस्तों जो 23वां जोड़ा है वही संतति का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। 23वां जोड़ा पुरुष में एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। तो यहाँ दोनों अलग हो जाएंगे, एक्स और ये वाई। महिला में दोनों एक्स और एक्स। तो जब इनमें अपन संकरण करवाते हैं तो 50% अर्थात एक्स एक्स की संभावना 50% और एक्स वाई की संभावना भी 50% आती है। कैसे करते हैं देखिए। ये इसको मिलाया एक्स एक्स हो गया, ये इसको मिलाया ये एक्स एक्स हो गया, अब एक्स को वाई से मिलाए ये एक्स वाई हो गया, वापस एक्स को वाई मिलाए एक्स वाई हो गया। तो कुल मिलाकर 50% संभावना है कि लड़का होगा, 50% संभावना है कि लड़की होगी, 1:1, अर्थात पुत्र या पुत्री होने की संभावना 50% रहती है। वाई गुणसूत्र का संतान
लिंग निर्धारण करता है, अर्थात जो वाई गुणसूत्र है वही संतान का निर्धारण करता है। यदि वाई गुणसूत्र आएगा तो लड़का होगा, यदि वाई नहीं आएगा तो क्या होगा, लड़की होगी। तो इस प्रकार हम मानव में लिंग निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन है। देखिए सिनेप्स क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 अंक का क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या है। तो दोस्तों जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो उस संधि वाले स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उस संधि वाले स्थान को न्यूरॉन्स कहते हैं। दोस्तों मैं आपको निबंधात्मक क्वेश्चन के उत्तर नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद अपनी जो किताब है उसमें ढूंढ के आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं निबंधात्मक क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका के कार्य बताइए, न्यूरॉन के कार्य बताइए। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और एक क्वेश्चन अथवा में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आगे उसका नाम है अनुमस्तिष्क। क्या आंसर, अनुमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण, लार का निकलना और रक्तदाब, दोनों ही क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको अथवा में से एक ही करना है, लेकिन जब हम याद कर रहे हैं तो हमें दोनों याद करने हैं दोस्तों। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। तो दोस्तों मैंने जो क्लास 10th का जो 10th चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, पूरा मैंने डाल रखा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा पाठ पढ़ सकते हो दोस्तों। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यह हमको दे रखा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूर रखे, अर्थात हमें बिंब की दूरी यू ज्ञात करनी है कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर बने। वी अपने को दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हम आवर्धन एम इजिकल टू वी अपॉन यू से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, लेंस है, तो एम इजिकल टू वी अपॉन यू अपना सूत्र होगा। तो ये अपने एफ दिया हुआ है, यू ज्ञात करना है, वी दिया हुआ है, तो हम लेंस सूत्र की सहायता से ये ज्ञात करेंगे। दोस्तों मैंने लेंस सूत्र के द्वारा सवाल कैसे हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को आप जाके देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब आगे क्या है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाओ जब बिंब 2/f1 के बीच रखा जाता है। अर्थात जब उत्तल लेंस है उसमें हमने बिंब को 2/f1 के मध्य रख दिया और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इससे संबंधित भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए अथवा में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ऐप क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बात किसकी हो रही है, अवतल दर्पण की हो रही है, से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, अर्थात यहाँ यू अपने को दे रखा है 20 की स्थिति एवं प्रकार बताइए। अर्थात अपने को प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूर बनेगा, वी अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह भी अपने होगा दर्पण सूत्र से, ऊपर वाला हुआ था लेंस सूत्र से, और ये होगा हमारे दर्पण सूत्र से। एफ दे रखा है, यू दे रखा है, वी अपने को ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से संबंधित भी मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, वहाँ जाके आप डिटू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहाँ से आप ये कर सकते हो दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कीजिए जब वस्तु अनंत वसी के बीच हो। तो अवतल दर्पण से अपने को प्रतिबिंब निर्माण करना है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। तो इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो जाके आप देख सकते हो, बिल्कुल डिटू क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। मैं निबंधात्मक में आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैंने वीडियो डाल रखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो हमने देखा था कि जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एक उदाहरण द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे।
अब हमको गैस की जांच करनी है कि गैस बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। इसके लिए हमें एक प्रयोग करना है और ये प्रयोग मैंने जो अपने धातु अम्ल और क्षार वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने ये डाल रखा है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अथवा में देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया को नाम है कि चित्र द्वारा दर्शाई तथा उपरोक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में डाल रखा है, तो दोनों ही क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप वो वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं और आपको आंसर वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बना था मॉडल पेपर फर्स्ट। दोस्तों ये मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं ऐसे 3 और मॉडल पेपर लेके आऊँगा जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। यदि आप ये चारों मॉडल पेपर अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपके 80 में से 80 अंक कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। आराम से आप 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो, 80 में से 80। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजिए जो 10th क्लास के विद्यार्थी है, ताकि उनको भी